नवी मुंबई में चुनाव की तैयारियां अलग अलग जो राजनीतिक दल है उससे स्टार्ट हो चुकी है। कुछ राजनीतिक दल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं और कुछ राजनीतिक दल अभी भी मुझे लगता है कि शायद अपनी जो तैयारी कर रही हैं उसमें कुछ पीछे हट रहे हैं या फिर उनकी बैठकें चल रही हैं, लेकिन अभी तक लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि ये भी राजनीतिक में चुनाव प्रचार या लोगों से मिलना, उनसे बात करना है, जो समस्या है उसको सुनने की प्रक्रिया शुरू हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विजय घाटे साहब आज हमारे साथ हैं। जी, आपका द पब्लिक 24 आपका स्वागत है। धन्यवाद। घाटे साहब, एक तीखा सवाल आपसे करेंगे। लास्ट टाइम पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, एनसीपी के बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए, जो अभी जो बातचीत चल रही है जो लोगों के मन में है कि अभी भी वो दिल से भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़े, क्या लगता है? नहीं, अभी ये दिल का खोज किसने निकाला मुझे भी पता नहीं, कौन कार्डियोलॉजिस्ट है वो। जब हम लोग पिछले चुनाव से जब काम करना इकट्ठा शुरू कर दिए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ समर्पित भावना रख के, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी पंतप्रधान, भारत के यशस्वी पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विजन को देख के, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार को देख के जो लोग पार्टी में आ गए वो पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए हो। तो ऐसा कहना अनुचित होगा कि कोई जुड़ा नहीं है, दिल से दिमाग से जुड़ा हुआ है, इस तरीके की बातें ये अपोजिशन वाले करते रहते हैं, तो उनको मुबारक हो। लेकिन जब हम लोग फील्ड में काम करते हैं कार्यकर्ता करके, तो हमको जिस तरीके की सहायता मिलती है, जिस तरीके का मोटिवेशन मिल जाता है, तो उससे हमको भी पता चलता है कि भाई कौन दिल से जुड़ा हुआ है, कौन दिल से नहीं जुड़ा हुआ है, ये हमको भी पता चलता है। कुछ आपके ऐसे कॉर्पोरेटर थे भारतीय जनता पार्टी के जो कोरोना काल में बाहर निकले और एक अच्छा काम भी कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे कॉर्पोरेटर बीजेपी के हैं जो नहीं निकले। आपको क्या लगता है कि ऐसा मिक्स ऐसा क्यों है? नहीं, 22 मार्च के 10-15 दिन पहले प्लानिंग शुरू किया था नवी मुंबई में, क्योंकि मैं उस यंत्रणा में मैं खुद कार्यरत था। वहां से प्लानिंग हो गई कि ये कोरोना किस हिसाब से फैलने वाला है क्या नहीं, क्योंकि उस वक्त एग्जैक्ट पिक्चर क्लियर नहीं थी। 22 मार्च के करीब लगना शुरू हो गया कि जो हम लोग सोच रहे हैं उतना इजी टास्क नहीं है, ये प्रॉब्लमेटिक है। और फिर लॉकडाउन शुरू हो गया। लॉकडाउन शुरू होने के बाद नवी मुंबई पूरे के पूरे अपने अपने घर में बंद थी। तो उस वक्त काफी सारे टीम वर्क हम लोग ने प्लान किए हुए थे। टीम वर्क में कोई आदमी लोग आपको फ्रंट को दिख रहे थे, कोई आदमी नहीं दिख रहे थे। अभी जैसा नवी मुंबई में करीब 1700 से 1800 टन अनाज बांटा गया। अब मार्च के बाद अप्रैल मई जून ये 3 महीने में काफी सारे लोग यहाँ से चले गए हैं, अपने अपने देश चले गए थे, अपने अपने स्टेट चले गए थे। गाड़ियां ट्रक्स वगैरह सब खड़ी थी। लॉजिस्टिक्स का जहां गोडाउन में वो मटेरियल पड़ा हुआ था, चावल हो, गेहूं हो, सब आपका चीनी हो, चाय का पाउडर हो, सब कुछ अपने अपनी जगह पड़ा हुआ था। उसको इकट्ठा लाना नवी मुंबई में, और ट्रक्स अवेलेबल है, डीजल अवेलेबल नहीं है, ड्राइवर अवेलेबल नहीं है। तो वो जो लॉजिस्टिक संभालने की प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया करने वाली एक बड़ी टीम थी, वो कभी सामने आई नहीं है। कौन था क्या था वो सही टाइम पे हम लोग आपको सब बताएंगे, क्योंकि ये प्रीमैच्योर होगा मैं कुछ कहना। लेकिन वो सारा फूड आके जितने लोगों तक मैक्सिमम पॉसिबल है, करीब 2.5 लाख 3.5 लाख घर के अंदर तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचे हुए। अब जो सामने मटेरियल रिटेल में यानी अपने वार्ड लेवल पे वगैरह सब डिस्ट्रीब्यूट करता है वो दिख जाता है, लेकिन ये जो प्रक्रिया रहती है कि सारा का सारा स्टॉक नवी मुंबई में लाना, भिवंडी से लाना, उरण से लाना, ये अलग अलग जगह से लाने के बाद यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब तक की प्रक्रिया है, तो वो आदमी कभी सामने आए नहीं है। यथावकाश हम लोग उनको सामने लेके आएंगे, इतना बात तो तय है। लेकिन ये बात जरूर है कि कोई कॉर्पोरेटर इसके अंदर था नहीं या था, ये कहना उचित नहीं होगा। नवी मुंबई के हर एक आदमी ने अपने अपने तरीके से काम किया हुआ है। यहाँ तक मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी से कभी जुड़े नहीं है, आप विरोधी पक्ष में है, शिवसेना में है, एनसीपी में है, कांग्रेस में है, उन्होंने भी पूछा कि भाई हमारे पास ऐसा ऐसा राशन का शॉर्टेज है, क्या आप प्रोवाइड कर सकते हैं? हमने किया हुआ है, क्योंकि उस वक्त पार्टी ये विषय नहीं था, राजनीति ये विषय नहीं था, लोगों की सेवा भाव करना यही विषय था। तो हमने ना पार्टी का दायरा रखा, ना किसी का कंपटीशन का दायरा रखा, ना इलेक्शन का दायरा रखा, ना कुछ भी रखा, सिर्फ एक ही दिल में रखा कि बाबा लोगों तक पहुंचना है। दूसरी बात, नवी मुंबई से 85,000 लोग माइग्रेट हो गए थे अपने अपने स्टेट में। अभी 85,000 में से आपने देखा होगा मीडिया में एक भी किसी की कंप्लेंट नहीं आई कि यहाँ से आदमी लोग कैसे गए करके, लेकिन उसकी यंत्रणा जिन्होंने लगाई
वो हर एक पुलिस स्टेशन के माध्यम से लगाई गई। हर एक आदमी जब अपने बस में गया उसका टिकट कंफर्मेशन आ गया, रेलवे का, रेलवे अवेलेबिलिटी आ गई। उसके बाद मैं आपको रोकूंगा जी, इसमें तो ये भी है कि जो शिवसेना है बोले कि हमारी सरकार थी और हमने ऐसा किया और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था हमारी थी, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी अपना श्रेय जो ले रही है, तो ऐसा क्या किया आपने कि आपको श्रेय जाना चाहिए? देखिए सब यही मानसिकता में फर्क है। ये हमारा है, ये हमने किया, वो तुम्हारा है, वो तुमने किया। ये राष्ट्र का हर एक इंसान काम कर रहा है। शिवसेना का मैंने तो अभी मेरे पहले भी बात में मैंने बताया, ना मैं किसी को पार्टी को दोष दिया ना राजनीति लेके आए, लेकिन कोविड के जैसे महामारी के समय राजनीति करते हुए रहना ये शिवसेना को शोभा नहीं देता। और जो भी कोई कहता है वो सही नहीं कहता, वो इंसानियत नहीं हो गई, वो धंधा हो गया राजनीति के नाम पे, ये कहता हूँ। लेकिन नवी मुंबई के जो शिव सैनिक है तो उनके पास से मुझे ऐसा कतई कोई अनुभव आया नहीं कि ये हमारा सरकार है, हमने किया हुआ है, ऐसा कहीं नहीं आया हो। अभी मुझे बात बताइए, रेलवे अवेलेबल किसने की, ये वो बताए। रेलवे अवेलेबल का चार्ट होने के बाद पुलिस के पास लोगों तक पहुंचना जरूरी था। भाई आजमगढ़ का ट्रेन आज जाने वाला है, या आज सिवान का ट्रेन जाने वाला है, या उड़ीसा का ट्रेन जाने वाला है, या दिल्ली का ट्रेन जाने वाला है, राजस्थान का ट्रेन जाने वाला है, तमिलनाडु का जाने वाला है। एक यंत्रणा काम कर रही थी। वो बस किसने अरेंज किया ये महत्व नहीं था, बस एनएमएमटी ने अरेंज किया था। लेकिन पुलिस कमिश्नर साहब से बात किसने किया ये मैं बताऊंगा ना, सही टाइम पे बताऊंगा। अब उसके अंदर शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, ये अगर जो भी कोई करता है तो उसकी मानसिकता सही नहीं है। उन्होंने अपना दिमाग पहले चेक करके लेना चाहिए, ऐसा मेरा नम्र निवेदन है उनसे। तो इसमें हाटा साहब एक बात बताइए, अब जो मुद्दे की बात करें चुनाव की, किन मुद्दों को लेके इस बार आप चुनाव में आने वाले हैं? देखिए चुनाव ये होता है कि हमने जो काम किया है लोगों के लिए तो उसका जनता आशीर्वाद देती है। ये कोई ऐसा नहीं रहता है कि भाई कल चुनाव लग गया, आज चुनाव लग गए, कल हमने होर्डिंग लगा दिया, परसों वोटिंग के लिए गए, अभी हम जीत के आएंगे, तुम जीत के आएंगे। ऐसा चुनाव मैंने तो आज तक देखा नहीं है। आप निरंतर कार्यरत रहना चाहिए, समाज के अंदर जाना चाहिए, तब जाके मिलता है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेके आज तक का इतिहास अगर देखेंगे, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेके 303 तक पहुंचना ये एक बड़ा लंबा प्रवास था। लेकिन जिन्होंने सत्ता यही दृष्टिकोण रख के काम किया, दृष्टि रख के काम किया, तो उनका आज अधपतन ऐसे हो गया है कि उनका 54 या 52 के ऊपर आके रुक गया हुआ है। तो ये एक स्ट्रैटेजी होता है, ये दृष्टि नहीं दृष्टिकोण होता है कि आप किस हिसाब से समाज के पास जाते हैं। समाज कहता है कि भाई ये आदमी हमारी सेवा कर रहा है, इनको हमने मौका देना चाहिए। और नवी मुंबई में जो काम हुआ है, हमने किसी से बात नहीं किया कि हम किस पार्टी से आए, ना बैच लगाया, ना कुछ किया, बस लोगों से सेवा किया। लेकिन आज लोगों को पता है कि हमने किसको वोट देना है, कौन नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अच्छी तरीके से चला सकता है। अब कोविड कम होने के बाद भी जो जो मुद्दे उठे, तो आपके कोविड के हो, आपके भ्रष्टाचार के हो, कोविड के लिए ऑक्सीजन स्टॉक के हो, सारे डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स है, वो हम लोग जनता के सामने रखेंगे, जनता अपना आशीर्वाद दे देगी। हाटा साहब बताइए, कितने सीट आ रही है? नहीं, कितने सीट आ रही है ये तो ज्योतिषी बता सकता है। लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना महापौर नवी मुंबई के सेवा में समर्पित करने के लिए तैयार है। हाटा साहब एक 2 बात चल रही है, जो आपके विपक्षी नेता है जो बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में 2 बचाव चल रहा है, एक है एमएलए मंदाताई और एक गणेश ताई। तो क्या ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है? नहीं, अभी जिसने भी ये कहा है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो क्या दोनों के साथ वो विपक्षी नेता आके बैठा था, दोनों का बीच में बात चल रहा था? ऐसा कुछ नहीं है। ताई अपना काम कर रही है, दादा अपना काम कर रहे हैं, दोनों के काम के विषय अलग अलग है, परिप्रेक्ष्य अलग परिप्रेक्ष्य में जा रहे हैं। लेकिन जहां जनता की सेवा का सवाल है तो पूरा का पूरा दादा का भी परिवार हो, ताई का भी परिवार हो, कार्यरत है। अभी दादा है, संजीव जी नाइक है, संदीप जी नाइक है, सागर जी नाइक है, ये उनकी जगह काम कर रहे हैं, उनका अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर काम चल रहा है। अभी ताई है, ताई के बड़े बेटे योगेश जी है, नीलेश जी है, उनकी दोनों बहुएं हैं, और कितने लोगों का उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिशन कराया है ना, वो आप लोगों में पूछेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अगर मुझे हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है तो फोन ताई को करो। और हमारा सौभाग्य ऐसा है, हमारे दोनों नेता 24/7 अवेलेबल थे, है और रहेंगे। इसके लिए ये सारी जो बातें कि उन दोनों में कुछ है प्रॉब्लम या मिसअंडरस्टैंडिंग है या दोनों का जमता नहीं है, ये सारे अभी कैसा है कि कुछ मिलता तो है नहीं। भ्रष्टाचार के आरोप लगा नहीं सकते, काम के बारे में आरोप नहीं लगा सकते, पॉलिसी के बारे में आरोप नहीं लगा सकते।
तो फिर दोनों का कुछ तो है। नहीं तो फिर ये विपक्ष का ये अपना आपको मानसिक क्या लगता है? दिवालियापन कहूंगा मैं। तो ये जो विपक्ष के नेता जो आवाज उठा रहे हैं कि अब महागठबंधन हो गया है, महाविकास आघाड़ी उसको नाम दिया उन्होंने, तो महाविकास आघाड़ी के आगे भारतीय जनता पार्टी अब डर रही है। आपको क्या लगता है कि इसलिए डरे, सबसे पहली बात महाविकास या महागठबंधन जो भी है वो इनकी चालबाजी है। जनता ने इनको वोट नहीं दिया, ये सबसे पहले समझ के लेना चाहिए। जनता ने महायुति को सत्ता दे दिया था, इनको वो दिया नहीं है। तो जनता ने चुना हुआ, ये जो कहना चल रहा है ये सबसे पहली गलत बात है। दूसरा बात, शिवसेना ने पीठ में खंजीर खोप के सत्ता के लिए ये सारा कार्यक्रम किया हुआ है, ये दुनिया कहती है। मुझे कहने की जरूरत है ना, वो विवाद में मुझे जाना भी है। तो आपको क्या लगता है गाड़ी साहब कि जो शिवसेना जो आज कांग्रेस के इतने घोर विरोधी थी, आज उनके साथ में सत्ता में है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? मराठी में कहावत है, आपण टिके भाऊ भाऊ जे मिलते ते खाऊ। ये एक सिंपल प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। रोज का कलेक्शन चल रहा है। मुझे एक बात बताइए, ये लोग सत्ता में आए तब से लेके आज तक स्टेज छोड़ के कौन सा काम किया? ऐसा 10 काम बना दीजिए। अभी नया मुंबई में रीडेवलपमेंट का काम चालू हो गया, रीडेवलपमेंट का 2 दिसंबर से नया यूडीसीपीआर लागू हो गया। अभी इनका कहना है कि हमने किया। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जो भी कोई नेता ये कहता है हमने किया, उनको मुझे एक ही बात पूछना है, सजेशन एंड ऑब्जेक्शन के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट जिसका लास्ट डेट 8 अप्रैल 2019 था, वो क्या था, वो मुझे डॉक्यूमेंट लाके बताए। और अगर वो कहेगा तो मैं डॉक्यूमेंट लाके बताता हूँ। टोटल 87 लोगों ने अपना सजेशन और ऑब्जेक्शन दिया हुआ था कोकण आयुक्त के पास। वो प्रोसेस कंप्लीट होकर अभी खाली डॉक्यूमेंट साइन हुआ है। तो यूडीसीपीआर भी इनका नहीं है। जहां तक 2.5 एफएसआई का सवाल है, वो हमने किया, कोई हमने किया नहीं है। फरवरी 2015 में मंदाताई की और देवेंद्र फडणवीस जी की मीटिंग में, उसके बाद संजीव भाटिया जी, वाघमारे साहब कमिश्नर, एडीडीपी ठाकुर, इनके मीटिंग में डॉक्टर नितिन करे ने पास किया हुआ 2.5 का जीआर है। आप पढ़ लीजिए, डेट डालिए। लेकिन जिस दिन वो जीआर पृथ्वीराज चौहान जी पास करने वाले थे, उस टाइम उनके केबिन के अंदर कौन 3 आदमी लोग थे कि जिन्होंने उनको मना किया कि भाई आप साइन मत कीजिए, आचार संहिता लग रही, नवी मुंबई में हमारी सीटें नहीं आएगी। वो 3 नाम उनके नेता, कांग्रेस के नेता ने जाहिर करना चाहिए। उसमें से एक अभी शिवसेना में, अगर वो नहीं जाहिर करते चुनाव के टाइम, मैं चैलेंज देके उनके पास नाम डिक्लेयर करने के लिए बैठा हूं। तो महाविकास आघाड़ी का ये सारा खेल जो है, ये खेल 12.5% वालों के लिए क्या किया, उनको कैसे लूटा, तो महाविकास आघाड़ी का ना हमें डर है। और देखिए साहब, झूठ का पुलिंदा कितने दिन चलेगा? आज आप बोल रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, फार्म बिल का विरोध कर रहे हैं। अरे फार्म बिल का विरोध करने के पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी महाराष्ट्र में चालू किया हुआ है। जब कांग्रेस राष्ट्रवादी का सरकार था, उन्होंने खुद चालू किया हुआ है, उसके ऊपर बिजनेस चालू हुआ है, एफपीओ पे ऊपर काम चल रहा है। पूना वगैरह ये एरिया में बड़े बड़े किसानों के बच्चे अच्छी कंपनियां चला रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहा है। और उसके बाद आप कहते हैं कि फार्म बिल को हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये सारा मजाक दुनिया को समझ में आ रहा है। और हमारा नसीब इतना अच्छा है कि नवी मुंबई की 85% से ज्यादा जनता ये वेल क्वालिफाइड है। मैं एजुकेटेड नहीं बोल रहा हूँ, वेल क्वालिफाइड है। और उनको समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली महाविकास आघाड़ी के जितने भी नेता है वो क्या भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं और काम क्या कर रहे हैं, ये उनको समझ में आ रहा है। तो आपको लगता है साहब कि भारतीय जनता पार्टी जिसका फायदा उठा रही है कि जहां पर सुशांत सिंह का जो केस हुआ, अर्नब गोस्वामी का जो केस हुआ, और अभी जो किसान बिल पे जो एक समय दीपक हुड्डा संसद में, कांग्रेस के एक नेता संसद में, उन्होंने बोला था कि ये जो फार्म बिल के ऊपर संशोधन होना चाहिए, एक नया बिल आना चाहिए कि किसानों को 1 रुपया में 20 पैसे में टमाटर बेचना पड़ता है। तो उस टाइम पे ये लोग चाहते थे कि ऐसा बिल आए, और जब आज आ गया तो क्या मजबूरी है, तो क्या इसी मजबूरी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? अभी मुझे एक बात बताइए, सुशांत सिंह का केस चल रहा था, स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के किसी के पास से नहीं आया। पुलिस अपना काम कर रही थी, उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन उठे, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में मैटर गई, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए दे दिया, सीबीआई आ गई, वो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टेटमेंट नहीं था। स्टेटमेंट किसने दिया? शिवसेना ने दिया। सीएम किसका है? शिवसेना का है। और अपने सर पे चढ़ा के ले लिया सुशांत सिंह राजपूत का, किसने किया? शिवसेना ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या? उसके अंदर कुछ भी किया नहीं है।
अब जो प्रोसेस है, जुडिशियरी प्रोसेस है, उसके ऊपर भारतीय जनता वो काम कर रही है। अब उसके ऊपर क्या होता है, सीबीआई और ईडी के ऊपर चल रहा है। अगर आप निर्दोष हो तो क्यों सीबीआई आपको नोटिस भेजेगी, क्यों आपको बुला लेगी, क्यों ईडी आपको करेगी। अभी रिसेंटली किसी को कोई शिवसेना के बड़े नेता के वाइफ को गया हुआ है कोई नोटिस हो गया, संजय राउत के, मुझे पता नहीं, किसी को गया हुआ है। अब प्रॉब्लम यह है, आपका अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो क्यों भेजेगी, कोई ना कुछ तो धुआं कहाँ उठता है, कहीं आग होगी तो धुआं उठता है। तो आप बता दीजिए कि भाई ये चूल्हे की आ गए, गैस की आ गए, जिसका धुआं है उस पर खाना बनने वाला है, तो क्या खाना बनने वाला है, खत्म कीजिए। किसने कहा, उसके लिए बाहर आकर रोना धोना क्यों करने का, मुझे नोटिस भेजा, मुझे नोटिस भेजा, मुझे बदला ले लिया। अगर गलत नोटिस है तो विड्रॉ किया जाएगा, नोटिस से डरने का क्या उसके अंदर। खैर साहब, एक कृषि बिल पे एक व्यापक चर्चा के लिए हम लोग बिल्कुल कर रहे हैं। एक लास्ट आपसे क्वेश्चन है, नवी मुंबई का जो कोस्टल एरिया है वहां पर उतना जो डेवलपमेंट होना चाहिए, फिश मार्केट की जो बात होनी चाहिए, आत्मनिर्भर की हम बात कर रहे हैं, तो वो जो डेवलपमेंट अभी तक नवी मुंबई में मैंग्रोव वाला जो एरिया है अभी नहीं हुआ। क्या लगता है कि आने वाले समय जो 5 साल यदि आप सत्ता में आते हैं तो उसके ऊपर आप कुछ काम करेंगे? बहुत अच्छा टॉपिक आपने निकाला, और यही मैं बताता हूँ कि दोनों के बीच में जो चल रहा है वो अलग है, दो बीजेपी है। अब मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक निकाला। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर की जेटी है वो जेटीओ के ऊपर काम करने वाली मंदादेई मात्रे, और समुद्र के अंदर जो बोट चलने की प्रक्रिया होती है, उसके लाइसेंसेज होते हैं, उसके ऊपर काम करने वाले कौन है? आज मैं नवी मुंबई को बताना चाहता हूं, उनका नाम है श्री संदीप जी नाइक। ये दो काम कर रहे हैं ना। आज सागरमाला प्रोजेक्ट मंदाताई ने पीछे लग के नवी मुंबई में लेके आ गए। आज नवी मुंबई में सागरमाला प्रोजेक्ट का 8 करोड़ का जेटी बन रहा है, किसी को पता है? तो आखिर रीजन क्या है कि आखिर बात मीडिया में या लोगों तक नहीं आ रही है, इसके पीछे कारण क्या है? सवाल ये है, हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं, पत्रकारों ने ध्यान देना चाहिए कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ के एमपी है, वो 4 बार विजिट करके गए। अगर कुछ रियली कुछ उन्होंने किया रहता था तो मीडिया को बोलते थे कि भाई मैंने ये किया हुआ है करके, ना इन्होंने कुछ किया। और 2015 का प्रेजेंटेशन में मंदाताई ने ये, पाटिया साहब उस टाइम सिडको एमडी थे, ये पूरा प्रोजेक्ट पास करके ले लिया है, मरीना बीच पास करके ले लिया है। उससे आगे जाके केंद्र की जो योजना है, यानी 20 माइल तक पहला फिशिंग अलाउड था, वो अभी 200 माइल तक किया हुआ है। उसके लिए जो बिजनेस जनरेट करना है, उसका पास प्रोडक्शन मिलने के बाद जो फूड प्रोसेसिंग का चेन बनाना है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व काम कर रहा है कि जो केंद्र से जुड़ा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में ये सारी चीजें रखने वाली है। अब जिनके हाथ में सत्ता है, जो यहाँ के एमपी है, वो बताएंगे कि मैं नवी मुंबई के लिए विकास के लिए क्या कर रहा हूँ, समुद्र का क्या कर रहा हूँ, आइरोली से लेके बालकुम तक क्या प्रॉब्लम है समुद्र का, ये बताने दीजिए ना। हम लोग बैठे हुए हैं क्योंकि हम लोग खुद काम कर रहे हैं, हमने प्रॉब्लम के जड़ तक पहुंचने का काम किया हुआ है, और हमको विश्वास है केंद्र सरकार उसके अंदर ध्यान देके यहाँ नवी मुंबई में एक अच्छा फिशिंग मार्केट उपलब्ध होगा, अच्छा फिश प्रोड्यूस मार्केट में मिलेगा, साथ ही साथ में फूड प्रोसेसिंग के लिए भी चला जाएगा। इसके ऊपर हमारा काम चल। लेकिन मेरा क्वेश्चन वही था कि आने वाला समय जो 5 साल अभी आप चुनाव जीतते हैं नगर निगम का और आपकी सत्ता आती है, आखिर इम्प्लीमेंटेशन आखिर रुका कहाँ है? इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आखिर रुका कहाँ है? देखिए, सागरमाला प्रोजेक्ट के 3 पार्ट है। एक पार्ट जो होता है, जो समुद्र का कोस्टल एरिया रहता है, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। अब उसके अंदर मैंग्रोव वगैरह जो इशू है, इसके लिए क्लियरेंस के लिए प्रोसेस है, और जो पाइपलाइन में है। दूसरा बात ये हो जाता है, जब समुद्र में एक पर्टिकुलर साइज की बोट आप लेके जाते हैं, तो समुद्र के नीचे जो डेप्थ होती है, लो टाइड में कम से कम डेप्थ कितनी चाहिए कि जो इतना बड़ा जहाज 1000 टन का होगा, 2000 टन का लेके जा सकता है, तब क्लियरेंस मिलना चाहिए। तो उसका ड्रेजिंग है, जैसा ये सागरमाला की आगे जो जेट्टी हो रही है, वहां पे एक स्पॉट पर्टिकुलर ऐसा है जहां पे शिप अंदर आ सकता है, लेकिन बाहर जाते समय वहां नीचे उसकी क्लियरेंस नहीं मिल सकती, वहां पे हेवी ड्रेजिंग हो जाएगा। तो ये ड्रेजिंग होने के बाद लोगों की सोसाइटी बना के, उनको फाइनेंसेस अवेलेबल करा के, उनके बड़े बोट लेके उनको समुद्र में 20 माइल के आगे भेजना है, क्योंकि छोटी बोट या सिंगल इंजन वाली बोट से कुछ होगा नहीं, उसके लिए आगे जाना पड़ेगा। जहां तक छोटी बोट का सवाल है, तो मीरा बाइंदर से लेके अपना बालकुम आइरोली से पानी आना चाहिए, जहाँ के फिश के सीड्स आते हैं। और फॉर्चुनेटली स्टेबल पानी, टेम्परेचर और लाइट सैलिनिटी की वजह से यहाँ पे सारा जो है फिश अच्छी तरीके से ग्रो होगा, सॉल्ट वाटर फिश। तो इसके प्रोसेस हर एक जगह पे चल रहा है, और इसके लिए केंद्र का फॉलोअप करना पड़ता है, जो फॉलोअप चालू है हमारा।
तो अगली बार चर्चा में इसके ऊपर एक बहुत बड़ा खुलासा हम लोग करने वाले हैं कि इसकी आखिर रुका कहाँ पर है, किनकी वजह से रुका हुआ है। आने वाले समय में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, इनके सारे प्रतिनिधि से लेकर हम लोग कृषि मुद्दे पे, नवी मुंबई के डेवलपमेंट पे और हर एक वार्ड वाइज चर्चा करेंगे। देखते रहिए द पब्लिक न्यूज़।